वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो है हमारा बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट चल रही थी हमारी सेकंड, जिसके अंदर हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, और आईआर के अंदर अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। क्या है बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे सबसे पहले कि पहली बात तो हमें ये पढ़ना है, ठीक है, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन देखेंगे, देन उसके बाद हम इसका ब्रेकडाउन देखेंगे। आईआर के अंदर हमारा बॉर्न ओपेनहाइमर नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है ब्रेकडाउन। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन होता क्या है। ठीक है, तो जब हम बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन की बात करें तो देखो, अगर हमारे किसी भी एक मॉलिक्यूल को हम बात करते हैं, तो जब एक मॉलिक्यूल हमारा अलग अलग तरीके से बिहेव करता है तो उसके पास कुछ एनर्जीज जनरेट होती हैं। अब वो एनर्जीज जो होती है वो चार तरीके की होती है हमारे पास। ठीक है, ट्रांसलेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल। ये चार तरीके की एनर्जीज जब हम किसी भी एक मॉलिक्यूल को पर्टिकुलर एक सिस्टम के अंदर प्लेस करते हैं तो चार तरीके की एनर्जीज हमारी जनरेट होती है। अब चार तरह की एनर्जीज क्या है, अगर हम ट्रांसलेशनल एनर्जी की बात करें तो ये क्या होता है हमारा, जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी बात करते हैं तो हम वहाँ पे सारी एनर्जीज की बात करते हैं कि ये जो होगा ये हमारा मूवमेंट होता है ऑफ ए मॉलिक्यूल इन ए स्पेस। ठीक है, मूवमेंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेस में। देन अगर हम बात करें हमारे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस का मतलब होता है हमारा कि हमारा मॉलिक्यूल किस तरीके से ट्रांजिट करेगा। भाई डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट होते हैं ना हमारे, ग्राउंड स्टेट से एंड एक्साइटेड स्टेट। तो अगर मॉलिक्यूल जो है वो हमारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर ट्रांजिशन कर रहा है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारी होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करें तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर अपनी ही प्लेस के ऊपर रोटेशन करता है, केवल वाइब्रेशन शो करता है, तो एक एनर्जी जनरेट करता है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। एंड रोटेशनल का मतलब होता है अगर मॉलिक्यूल अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेशन शो करता है एंड अपनी मूवमेंट चेंज कर रहा है तो इस तरीके की एनर्जी जो जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करी जाए कि हमारी किस तरीके से कौन सी रोटेशनल एनर्जी है, तो देखो रोटेशनल एनर्जी जो होती है वो प्योरली, रोटेशनल एनर्जी की बात करें तो ये प्योरली काइनेटिक एनर्जी होती है। वाइब्रेशनल जो है वो हमारी पार्शियल पोटेंशियल एनर्जी की होती है। ठीक है, पार्शियल पोटेंशियल बोल सकते हो या काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो वो अपनी ही पोजीशन के ऊपर है, तो एनर्जी तो है, तो पोटेंशियल भी है, तो उसके पास काइनेटिक भी है। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी हमारा पार्शियली काइनेटिक एनर्जी जो है वो जनरेट होती है। तो इस तरीके से, और साथ ही साथ अगर हम देखा जाए तो ये तीनों की तीनों जो होती है हमारी तीनों की तीनों जो होती है वो हमारी क्वांटाइज्ड फॉर्म के अंदर एनर्जीज होती हैं, और ये जो होती है वो हमारी नॉन क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, आगे बात समझ में ही आता है हमें भाई, क्योंकि क्यों बोला हमने इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल हो, रोटेशनल हो, सबके अंदर हमारा E=h की फॉर्म में क्वांटा के पैकेट्स के अंदर जो है वो एनर्जी यूज्ड होती है, जबकि ट्रांसलेशनल में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे केवल उसका मूवमेंट ही देखते हैं। तो ये तो था हमारा बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन की थ्योरी की। इनिशियली उसने ये बोला कि चार तरह की एनर्जीज होती हैं। तो बॉर्न ओपेनहाइमर ने आगे ये बोला कि जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसिट करता है, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें डेल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की, ठीक है, एनर्जी
जो कि होती है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डेल एनर्जी ऑफ EV इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, विच इज कहने का मतलब है कि अगर हम ई टोटल की बात करते हैं तो ई टोटल के पास ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस डेल इलेक्ट्रॉनिक 4 तरीके की ट्रांजिशन का जो है वो ई टोटल के साथ हमें समीशन मिलता है। अगर हम बात करें तो हम जो है वो हमारे ट्रांसलेशनल को नहीं चेकआउट करते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशनल की जो वैल्यू होती है मिनिमम होती है। मिनिमम होने के कारण हम इसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टेड। अब हमने नेग्लेक्ट कर दी तो इसका मतलब हमारी जो एनर्जी है वो केवल और केवल क्या है, इन तीनों के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। जब ये इन तीनों के ऊपर बेस्ड है तो इसी के ऊपर बॉर्न ओपेनहाइमर ने बोला कि जब भी एक मॉलिक्यूल जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करता है तो उसके अंदर 10 की पावर 3 वाइब्रेशंस होते हैं, और उन वाइब्रेशंस में भी 10 की पावर 6 हमारे रोटेशनल लेवल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये थ्योरी क्या कह रही है, देखो क्या चीज़ क्या है ये, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, मैंने बात करा ये N0 से N1 का ट्रांजिशन है, ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, हम इतना ही बात कर ले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को शो कर रहा है ये। इसी के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो हैं वो इतने सारे हमारे वाइब्रेशनल लेवल्स होंगे, ठीक है, V1 मतलब V0, V1, V2, V3 एंड V4, ठीक है। अगर मैं इन्हीं की बात करूं तो इनके अंदर एक के अंदर क्या रहेंगे, बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स रहेंगे, J0, J1, है ना। हमने वाइब्रेशनल भी पढ़े हैं, हमने रोटेशनल भी पढ़े, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सब हमारे यूवी में पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हम माइक्रोवेव में J पढ़ चुके रोटेशनल, और वाइब्रेशनल की अगर हम बात करें तो हम पढ़ चुके हमारे IR के अंदर। तो हम ये दोनों चीज़ कह चुके हैं कि अगर हमारा कोई भी एक ट्रांजिशन हो रहा है, इसका मॉलिक्यूल के अंदर तीनों एनर्जीज प्रेजेंट रहती हैं, चाहे से वो रोटेशनल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या वाइब्रेशन हो, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो वो साथ में क्या कर रहा है, हमारा वाइब्रेट भी कर रहा है। तो इस तरीके से हमारे क्या है, हमारे सारी चीज़ें जो है वो सेम के अंदर ही रहेंगी। अब सेम कैसे, देखो V0, V1, V2, V3, V4, इनके अंदर सबके अंदर हमारे बहुत सारे रोटेशनल लेवल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो हमारे बॉर्न ओपेनहाइमर ने ये कहा था कि डेली के पास जितनी भी एनर्जी होती है तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो होती है उसमें 10 की पावर 3 वाइब्रेशन होते हैं, और उन्हीं वाइब्रेशंस के अंदर 10 की पावर 6 हमारी रोटेशनल एनर्जी होती है। इसी बिहाफ पे हमारे कुछ स्पेक्ट्रास हम ब्रांचेस को भी लेकर आए थे, PQR ब्रांचेस हमने बताई थी, उन्हीं ब्रांचेस को लेके कहीं ना कहीं हमारा ब्रेकडाउन अकर हुआ, ठीक है भाई। अगर कोई चीज़ आई है तो डेफिनेटली है कि उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं हमारे पास। अब प्रोज और कॉन्स है तो डेफिनेटली इसका भी कहीं ना कहीं लिमिटेशन आएगी। तो इसकी लिमिटेशन को एक नए टॉपिक के साथ स्टडी किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हमारा ब्रेकडाउन ऑफ बॉर्न ओपेनहाइमर ब्रेकडाउन ऑफ बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। अब ये क्या कहता है, ब्रेकडाउन ऑफ बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन ये बोलता है कि जो हमारा डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो जब वो रोटेट करता है तो उसके पास कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस भी रहते हैं, ठीक है। तो भाई हमने क्या बोला, एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हमारा वाइब्रेट कर रहा है। वाइब्रेट के साथ ही मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होंगे, रोटेशंस होंगे। अब वाइब्रेशंस कितने होते हैं हमारे पास, 10 की पावर 3, और ये होते हैं हमारे पास 10 की पावर 6। तो डेफिनेटली है कि जब हमारा मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है और रोटेट कर रहा है तो एट दैट मूवमेंट इसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस ये होते हैं कि जब भी ये मॉलिक्यूल रोटेशन शो कर रहा है तो यहाँ पे -c बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होती है, चेंज आने लगती है। जहाँ बॉन्ड लेंथ चेंज, ठीक है, जहाँ मोमेंट चेंज, वहाँ हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी चेंज आएगा, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर चेंज आएगा तो डेफिनेटली बी जो होगा वो हमारा वेरीज करेगा।
और बी क्या है हमारा, रोटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब बी में क्यों चेंज आ रहा था, क्योंकि बी की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, h अपॉन में 8π² IC। ठीक है, तो अगर I के अंदर चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली B के अंदर भी चेंज आएगा। तो इन्होंने ये कहा कि जब भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन एंड रोटेशन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो हम ये नहीं मान सकते हैं कि हमारी बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। डेफिनेटली जब बॉन्ड लेंथ के अंदर कोई ना कोई चेंज आता है और साथ ही साथ हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर भी चेंज आता है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ रहा है तो बी के अंदर भी चेंज आएगा। बी चेंज कर रहा है तो हमारा रोटेशनल कांस्टेंट के साथ हमारा छेड़खानी हो रही है। ठीक है, अब जब इन्होंने ये बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमारा बी भी चेंज होता है, अब इसके बाद इन्होंने ये चीज बोली कि फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे रोटेशंस की बात कर रहे हैं, रोटेशंस में भी हम वाइब्रेशंस को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो वाइब्रेशन में हम पढ़ते हैं हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड साथ ही साथ हम पढ़ते हैं हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, दोनों की हम उसके अंदर स्टडी करे जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करें तो देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर अगर हम इसकी बात करते तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो विल बी सेम टू इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ। तो जो हमारी बॉन्ड लेंथ है वो हमारी इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ के लगभग जो है वो हमारी सिमिलर लेती है। अब जब ये चीज़ हमारी सिमिलर है तो साथ ही साथ पहला पॉइंट तो हार्मोनिक ने ये बोला, जब हार्मोनिक हम स्ट्रक्चर बनाते थे तो हम इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते थे, तो वहाँ पे हमने ये बोला है कि जब हमारा रोटेशन एंड वाइब्रेशंस होते हैं तो बॉन्ड लेंथ, अभी हमने बोला ना कि रोटेशंस के साथ बॉन्ड लेंथ चेंज होती है, लेकिन अगर हम हार्मोनिक कंसीडर करके चल रहे हैं वहाँ पे हमारी बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ के सेम ही रहती है। साथ ही साथ उन्होंने दूसरा पॉइंट ये दिया कि जो हमारा बी है रोटेशनल कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे r² के। ठीक है, क्यों था भाई, b इज इक्वल्स टू h/8π² IC। ठीक है, I के बराबर था ना, IC के बराबर है b और I क्या होता है हमारा μr², तो इसका मतलब b इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², बट दिस इज नॉट इक्वल टू 1/r इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। ये इन्होंने कुछ हमें कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने ये तो बोला कि भाई बॉन्ड लेंथ जो है वो तो सेम रहेगी हमारी इक्विलिब्रियम बॉन्ड लेंथ के, लेकिन अगर जो हमारा b है वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वो नॉट इक्वल है हमारे r इक्विलिब्रियम स्क्वायर के। ये तो इन्होंने बोला था हमारे हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर। तो इन्होंने केवल और केवल ये बोला कि ये जो हार्मोनिक मतलब बॉन्ड लेंथ है वो केवल और केवल जो है वो डिपेंड करती है हमारे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के ऊपर, उसके ऊपर हमारा रोटेशनल का कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इट डिपेंड्स ओनली ऑन वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, हमारे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के ऊपर ये डिपेंड करती हैं। फिर हम नेक्स्ट लेकर आए एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। ठीक है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर ने हमारा क्या बोला कि इसकी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स है तो डेफिनेटली हम ये देखते हैं कि क्या चेंजेस आते हैं। तो वाइब्रेशनल एनर्जी विल लेट्स टू इंक्रीज इन, तो अगर हमारे पास इसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी लेट्स टू इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, वाइब्रेशनल एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ में भी इंक्रीमेंट आता है। ये हमारा एन हार्मोनिक ऑसिलेटर ने ये बात बोली। तो जनरली अगर हम बात करें तो एवरेज इंक्रीज विद वाइब्रेशनल बी इज स्मॉलर इन अपर वाइब्रेशनल स्टेट देन इन लोअर स्टेट। तो अगर हम जनरल डेटा की बात करें तो जो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी है वो इंक्रीज करती है, वेयर एज
B changes or decreases as upper vibrational states increases। तो जैसे जैसे वाइब्रेशनल स्टेट्स हमारे इंक्रीज होते जाते हैं तो वाइब्रेशनल एनर्जी तो इंक्रीज होती है, लेकिन हमारा वाइब्रेशनल बी चेंजेस टू एंड और डिक्रीज एज अपर वाइब्रेशनल स्टेट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी कुछ होती हैं। अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो हम ये बोलते हैं कि हमारे कुछ टर्म्स दी गई यहाँ पे B1 इज इक्वल्स टू एंड B0, दो इस तरीके से हमारी टर्म दी। B1 का मतलब है कि B इज इक्वल्स टू 1 हो जाए, B0 का मतलब है V इज इक्वल्स टू 0 हो जाए। दो कॉन्सेप्ट हमारे दिए गए। B क्या था, हमारा रोटेशनल कांस्टेंट था, हमने ये बोला B1 इज ग्रेटर देन B0, डेफिनेटली है कि B1 जो होगा वो B0 से हमारा ग्रेटर होगा। इसी बिहाफ पे हमारी एक एम्पेरिकल इक्वेशन दी गई। ठीक है, एम्पेरिकल इक्वेशन वो क्या थी हमारी, B is equals to, empirical equation is BV, BV is equals to BE माइनस का अल्फा V प्लस बाय 2। ये हमारी एक इक्वेशन जो थी वो एम्पिरिकल इक्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई हमें। ठीक है, जहाँ पे अगर हम बात करें हमारा वेयर, ठीक है, V क्या है हमारा, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर की बात करेंगे, BV रोटेशनल कांस्टेंट इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, एंड B इक्विलिब्रियम वैल्यू है हमारी स्मॉल मॉलिक्यूल। देखो अल्फा जो है वो हमारा एक कांस्टेंट है यहाँ पे फॉर स्मॉल चेंज। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे BV की तो BV है हमारा रोटेशनल कांस्टेंट एट वाइब्रेशनल लेवल। ठीक है, वाइब्रेशनल लेवल के ऊपर हो गया। B जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रोटेशनल कांस्टेंट हो गया। अब इसी की वजह से हमारा कुछ फंडामेंटल के ट्रांजिशंस दिए जाते हैं जो कि हमारे V0 से V1 के ऊपर होते हैं। अब उन ट्रांजिशंस के लिए जो है वो हमारा एक फॉर्मूला हमें डिराइव करा गया जो कि V0 से V1 होता है हमारा। ठीक है, जिसको हमने ये चीज दी, सो ऑन दिस some energies are taken in consideration। या हम एनर्जी डिफरेंस की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम देखें कि क्या है हमारा, तो डेल ई की बात करोगे तो डेल ई के लिए हम बात करेंगे J डैश इज इक्वल्स टू, मतलब V की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ई जे डबल डैश का मतलब है V की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। इसका लिए जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है वो आता है डेल ई के लिए ओमेगा ई बी जे डैश प्लस 1 प्लस आता है हमारा बी जे डबल डैश प्लस 1। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल हमारे पास दो केस होते हैं ना, डेल जे इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 की कंडीशन आती है, और जो हम ट्रांजिशंस देख रहे हैं वो हमारा V0 से V1 ही पॉसिबल होगा। केवल और केवल जो हमारे एक लाइन है यहाँ पे, ओनली फंडामेंटल वाइब्रेशंस आर कंसिडर्ड।
ठीक है। केवल और केवल फंडामेंटल वाइब्रेशंस ही जो है वो हमारे कंसीडर्ड किए जाते हैं। फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या होते हैं, जिनका हमारा 0 से 1 हो, v इजिकल्स टू 1 और v इजिकल्स टू 0 के बीच का जो ट्रांजिशन है उसको हम फंडामेंटल कहते हैं। तो ऐसे ट्रांजिशंस के ऊपर हमें देखना है, तो हमारा j वेरी करेगा और j वेरी करता है हमारे +-1 के बिहाफ के ऊपर। तो जब ये +1 के बिहाफ पे वेरी करता है तो हमारे पास दो केस अराइज होते हैं। पहले केस की बात करें तो j इजिकल्स टू क्या हो सकता है, +1 हो सकता है। अब जब j इजिकल्स टू +1 की कंडीशन हम रखते हैं तो +1 हम पढ़कर आए थे, हमारा क्या देता है, हमें r ब्रांचेस को ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, r ब्रांचेस को प्रोवाइड करेगा तो j डैश माइनस का j डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, +1 के अंदर आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें j डैश को हम क्या लिख सकते हैं, j डबल डैश +1। ठीक है, तो बाय पुटिंग दिस इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में हम पुट करेंगे इसको, सेकेंड इक्वेशन के अंदर हम इसको अब पुट कर देते हैं हमारी वैल्यूज को। तो देखो जब हम इसको सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो जब सेकेंड इक्वेशन के लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या था हमारा, डेल ई आर इज इक्वल्स टू ओमेगा ई का बार प्लस बी, जे डैश की जगह जे डबल डैश रख देते हैं +1। ठीक है, जे डबल डैश +1 प्लस का 1 आ जाएगा माइनस का बी जे डबल डैश का +1। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम इसकी नेक्स्ट कुछ और बातें करें, ठीक है, हमने यहाँ पे रखा और साथ ही साथ सॉरी ये B1 भी आएगा और ये B0, क्योंकि हम बात कर रहे हैं B1 से B0 लेवल्स तक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन ले लो, थोड़ा सा हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ कॉमन लिया है ना। अब हम ले लेते हैं इसको, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे J डबल डैश का +1। जब तुम यहाँ पे कॉमन लोगे तो डेल ई आर लिखो या म्यू नॉट के वैल्यू लिखो। ठीक है, म्यू आर जो आएगा आर ब्रांचेस के लिए, क्योंकि हम ई आर क्यों लिखा है यहाँ पे, हम आर ब्रांचेस की बात कर रहे हैं। तो जब हम आर ब्रांचेस की बात कर रहे हैं तो हम ये कंडीशन लिखेंगे, म्यू ई का बार प्लस हमें कॉमन लेना है तो इक्वेशन जो बनेगी J डैश +1 हमने कॉमन ले लिया है यहाँ पे, अंदर जो बचा वो B1 J डबल डैश +B1 माइनस B0 J डैश माइनस का B0 प्लस B0। ठीक है, म्यू आर की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ओमेगा नॉट ओमेगा ई, ठीक है, प्लस J डबल डैश का +1 बचेगा क्या यहाँ पे भी थोड़ा सा J डबल डैश लिया हमने, B1 माइनस का B0 प्लस B1 माइनस का B0 प्लस B1 प्लस B0। ठीक है, देन उसके बाद म्यू आर को हम कंसीडर करते हैं B1 माइनस B0 J डबल डैश +1 प्लस B1 प्लस B0। ठीक है, सॉल्व करते जाएंगे चीज़ों को और हमारे पास जो है वो कैलकुलेशन के लिए हमारा आता जाएगा। ठीक है, तो जो फाइनल इक्वेशन आएगी हमारी म्यू आर की वो आ जाएगी हमारी ओमेगा ई प्लस J डबल डैश +1 B1 माइनस का B0 प्लस B1 माइनस का B0 J डबल डैश +1 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। यह आ गई हमारे लिए एक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन हो गई है हमारी थर्ड। ठीक है, जहाँ पे हम J की वैल्यू क्या कर सकते हैं, J की वैल्यू को 0 1 2 3 एंड सो ऑन हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम चलेंगे तो नेक्स्ट केस जो आता है वो हमारा ये आता है कि J इज इक्वल्स टू -1 और -1 का मतलब है हमारा P ब्रांच। ठीक है,
पी ब्रांच की अगर हम बात करेंगे तो जो कंडीशन आती है जे डैश माइनस का जे डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस का 1 और जे डबल डैश इज इक्वल्स टू जे डैश प्लस 1, ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, इसके लिए जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वही पूरी तरीके से इक्वेशन में पुट करके जो लास्टली मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे वो आता है हमारा ओमेगा ई माइनस जे डैश प्लस का 1 ब्रैकेट के अंदर जाएगा हमारा B1 प्लस B1 B1 माइनस का B0, ठीक है, देन प्लस B1 माइनस का B0 और साथ ही साथ आ जाएगा जे डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 4। अब ऑन कंबाइनिंग बोथ दीज इक्वेशन, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो जो नेक्स्टली हमारे पास आएगा म्यू पी आर के बराबर वो आता है मेरे ओमेगा ई प्लस B1 माइनस का B0। ठीक है, एक बार प्लस के अंदर रहेगा ये और एक बार रहेगा हमारा m प्लस B1 माइनस का B0 और m स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स में। ये जो आई है हमारी, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 5। ठीक है, अब इक्वेशन अगर हम 5 की बात करेंगे तो जो हमारा m है वो प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन हमारा हो सकता है। ठीक है, प्लस माइनस 1 रख लो, प्लस माइनस 2 रख लो, तो जितना भी हम उस चीज़ को रखेंगे वो उस तरीके से हमारी चीज़ें कंसिडर की जाएंगी। तो ये था हमारा ये पूरा का पूरा। अब मैम इससे हुआ क्या? ठीक है, मेन चीज़ तो यही है ना कि भाई इतना सब कुछ हमने लिखा है, ऐसा हमने क्यों करा है। तो जब हमने इसकी बातें लिखी करी तो हमने ये बात किया कि देखो दो तरीके से हमें ब्रांचेस मिलती हैं, हमारी पी मिलती है और हमें आर ब्रांच मिलती है। तो जब हमने इन एनर्जीज़ को इस इक्वेशन के थ्रू देखा तो हमें ये पता लगा कि जैसे जैसे हमारी एनर्जी स्टेट्स के अंदर चेंजेस आते हैं, इंक्रीज़ होता जाता है, वैसे वैसे हमारे वाइब्रेशनल एनर्जी भी जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। Transitions to alternate equation from which various can be determined. B0 greater than B1 because the internuclear separation is higher in higher vibrational state. ठीक है, तो देखो नेक्स्टली हमने ये बात बोली यहाँ पे कि by this equation we can determine or observe the distinct spectrum. डिस्टिंक्ट स्पेक्ट्रम को जो है वो हमने देखा, तो बिकॉज हमने कंडीशन ली थी B1 इज इक्वल्स टू B0 की, तो एज B1 ग्रेटर देन B0 इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन increases with increasing vibrational states. Therefore, the spacing between R branches decreases with increasing J levels, and the spacing between P branches increases with increasing J levels. ठीक है,
तो हमने ये बात बोली कि अगर हमारा ये इस इक्वेशन से जो हमारी नेक्स्ट पीछे वाली जो इक्वेशन आई है, इक्वेशन 5th, इसके बिहाफ पे हम हमारा वेरियस डेटा कंसीडर कर सकते हैं। जब हमने PQR ब्रांचेस में देखो कंसीडर किया था ना, PQR ब्रांचेस में, तो हमारी लगभग यही इक्वेशन निकल कर आ रही थी केवल, ठीक है, इतनी ही M तक की कंसीडर किया था हमने, ये वाली चीज़ हमारी नहीं आ रही थी। लेकिन जब हमने ब्रेकडाउन देखा तो हमारी ये चीज़ भी कंसीडर की गई है। अब ये चीज़ जब कंसीडर की गई है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हमने ये बोला कि जैसे जैसे हमारा इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन इंक्रीज होता है, हमने बात करी है R की, अगर हमारा R इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग विथ वाइब्रेशनल स्टेट्स, जब हम वाइब्रेशनल स्टेट्स को निकालते हैं, क्योंकि देखो हमने B= इसकी बात की है, तो भाई एक बात बताओ, B1 हमारा हायर एनर्जी के लिए, B0 हायर एनर्जी के लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब ये चीज़ हमारी इंक्रीज हो रही है, एक मिनट, ये आएगा B0 ग्रेटर देन B1 बिकॉज B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो जैसे जैसे इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे वाइब्रेशनल स्टेट्स बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे वाइब्रेशन की, ना कि हमने रोटेशन की बात करी। तो जब हम B0 से B1 की कंडीशन ले रहे हैं तो उस केस में इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन के साथ साथ वाइब्रेशनल स्टेट भी इंक्रीज होता है, और उस कारण से जो हमारे R ब्रांचेस है वो इंक्रीज करते हैं इंक्रीजिंग J लेवल्स के थ्रू। अब ये कैसे है, देखो जब हम नॉर्मली हमारा स्पेक्ट्रा पढ़ते थे, हमने PQR ब्रांचेस बताई थी, यहाँ पे हमने ये बनाया था, हमने ये बोला था अगर हम केवल और केवल बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन की बात करें, ठीक है, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन की जब बात करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके का स्पेक्ट्रम आता था, जहाँ हम इसको यहाँ पे Q बोलते थे, इसको मैंने R ब्रांच बोला था हायर फ्रीक्वेंसी के साइड, और इसको मैंने P नाम दिया था। तो ये R1, R2, R3, और हमने साथ में ये भी बात बोली थी कि इसकी डिस्टेंस तो होती है 4B और बिटवीन दीज लाइंस होती है 2B, और ये जो स्पेसिंग थी वो सेम स्पेसिंग के साथ होती है। तो ये तो कौन बोल के गया, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन ने ये चीज़ हमें बोली। अब अगर हम बात करें कि हमारा ब्रेकडाउन क्या कह रहा है, तो ब्रेकडाउन में जो भी तुमने थ्योरी में लिखा है वो ये लिखा है कि जैसे जैसे हमारा J लेवल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, मैं इधर J लेवल की तरफ जाती जा रही हूँ, तो जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे हमारा जो J लेवल एक मिनट, इसको थोड़ा कि जैसे जैसे ये हमारा J लेवल, ठीक है, तो ये जो गैप है ये डिक्रीज होते जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन अगर हम इधर जाते जाएंगे तो हमारा ये लेवल जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो P तो क्या होगा, इंक्रीज होने लगता है, और R1, R2, R3 जो है वो डिक्रीज होने लगता है। ये था हमारा ब्रेकडाउन ऑफ बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, BBOA, ब्रेकडाउन ऑफ बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन। तो बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन की इक्वल तो ये था कि P ब्रांचेस और R ब्रांचेस के बीच की जो स्पेसिंग होती है वो इक्वल होती है। लेकिन जब हमने हमारी इक्वेशन के थ्रू देखा तो इक्वेशंस ये कह रही हैं कि जैसे जैसे हम जा रहे हैं J लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं ना J0, 1, 2, 3 इस तरीके से जब लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारे R ब्रांचेस के अंदर जो स्पेसिंग है तो वो लेस देन हमारी क्या हो रही है 2B, और यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन सॉरी ठीक है, यहाँ पे तो हमारी लेस देन 2B हो रही है, 2B से लेस देन, और यहाँ पे हो रही है हमारी मोर देन 2B। स्पेसिंग जो है वो हमारी P की तरफ इंक्रीज करती जा रही है और R की तरफ डिक्रीज करती जा रही है। तो यही था हमारा बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन जो हमें चीज़ें बताता है, ठीक है। तो फाइनली हम ये देख चुके हैं कि बॉर्न, देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन क्या था, और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे ब्रेकडाउन की।
तो ब्रेक डाउन के लिए इक्वेशन निकालना थोड़ी सी ज़रूरी था कि बस इस इक्वेशन के थ्रू हमने ये देखा कि नॉर्मली जो हमारा बॉर्न ओपेनहाइमर के थ्रू हम केवल m के बारे में बातें कर रहे थे, यहाँ पे हम हमारी बातें कर रहे हैं b1 माइनस b0 m स्क्वायर की भी हम बातें कर रहे हैं, और साथ ही साथ m की वैल्यूज़ प्लस माइनस 2 कुछ भी हो सकती है, ज़ीरो नहीं हो सकती कि तो हम वहीं पे पढ़कर आए थे, क्योंकि अगर ज़ीरो आ जाती है तो इसका मतलब हमारा फंडामेंटल वाइब्रेशंस के अंदर चेंज नहीं आएगा, जबकि हम फंडामेंटल वाइब्रेशंस की ही बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी हम बात करेंगे केवल फंडामेंटल, इसीलिए हमने वाइब्रेशंस को इतना कंसीडर ना करके रोटेशनल पे फोकस किया है। तो हमने यही चीज़ बोली है कि जब हमारा ये है तो किस तरीके से हमारा चेंजेस आता है, तो एक तरफ हमारा इंक्रीज सेम रहता है बॉर्न ओपेनहाइमर में, और ब्रेक डाउन में है जो वो हमारा एक तरफ r के साथ साथ तो डिक्रीज होती है, 2p से लेस देन आता है, और यहाँ पे हमारा p के साथ मोर देन आता है। ठीक है, सो थैंक यू, ये था हमारा लेक्चर, आगे हम पढ़ेंगे नए टॉपिक के साथ।